जर्मनी में भी कितनी बड़ी मात्रा में हमारे इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, प्रोफेशनल्स हैं और यहाँ की कई कंपनियों में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास इनोवेशन के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है। आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर रहे हैं। क्या अब आपको ये जो मिला है, आपके अपने प्रयासों से मिला है, किसी के कारण मिला ऐसा मैं नहीं कहता हूं। आपके अंदर वो जज्बा है, क्षमता है, अवसर मिला है। क्या आप भारत के साथ एक सेतु बन सकते हैं क्या? जर्मनी में काम करने वाले हमारे प्रोफेशनल्स, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिनकी ताकत है, वे हिंदुस्तान और जर्मनी के बीच ब्रिज बन सकते हैं क्या? और ब्रिज दो देशों का नहीं, ब्रिज आज जहां है वहां से आगे पहुंचने का जो डेस्टिनेशन है, उस बीच का ब्रिज बनना है। आपके पास देश को बहुत अपेक्षाएं हैं और हमारा जिम्मेवारी भी है, यह हमारा दायित्व है। आज हम जहां भी पहुंचे हैं, हमारे देश के किसी न किसी गरीब ने हमारे लिए कुछ तो किया होगा, तब जाकर के पहुंचे होंगे। हर चीज कोई अपने आप बलबूते पर नहीं होती है। अगर ये सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग कैसे हो? मैं बहुत साल पहले ओलंपिक देखने के लिए अमेरिका गया था। मैं कोई खिलाड़ी विलाड़ी नहीं हूं और बाद में दूसरे ही खेल में पड़ गया, लेकिन मुझे इतने बड़े इवेंट का मैनेजमेंट क्या होता है वो जरा देखने का मेरा इच्छा थी। कैसे करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, सीखना चाहता था मैं। बहुत साल पहले की बात है। तो अटलांटा की कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के साथ मेरा मिलना हुआ। उसमें भारतीय स्टूडेंट्स के साथ भी तो काफी देर बातें हुई, लेकिन बाद में एक आध कार्यक्रम ऐसा हुआ जिसमें अमेरिका से बाहर से आए हुए कई समाजों के स्टूडेंट्स थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा, आगे क्या सोच रहे हो? और मैं हैरान था कि चाइनीज स्टूडेंट बहुत क्लियर थे अपने दिमाग में, बहुत क्लियर थे। मैं उनको पूछा, आपका क्या, कैसा आगे का क्या सोच रहे हैं आप पढ़ाई वगैरह के बाद? उन्होंने स्पष्ट कहा कि 10 साल यहां पर किसी न किसी बड़ी कंपनी में काम करेंगे और फिर बिस्तरा बोरिया गोल करके देश चले जाएंगे। मैं कहा क्यों? बोले यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इतना इनफ नहीं है। किसी कंपनी में जब काम करेंगे तो सब चीजें सीखेंगे और जो भी सीखेंगे वो सब लेकर के जाएंगे वापस, और फिर चाइना और हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यानी विद्यार्थी अवस्था में भी ये मेरी चर्चा अटलांटा यूनिवर्सिटी के चाइनीज स्टूडेंट के साथ कभी हुई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि हर देश में ये मिजाज होता है, ये मिजाज है जिनको आगे ले जाता है। आप लोग खास करके जिनको जर्मनी में ये अवसर मिला है, और ज्यादातर जर्मनी की पहचान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। भारत का भविष्य, भारत की पहचान बनाने में आईटी रिवॉल्यूशन ने बहुत बड़ा रोल किया है। भारत को एक पिछड़ा अबूझ देश मानने वालों को आईटी रिवॉल्यूशन के बाद अपनी सोच बदलनी पड़ी है। लेकिन भारत की सफलता का आधार, भारत को हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बना करके ही हम सेकंड पायरी पर पहुंच सकते हैं। और देश के विकास के लिए मेरे दिमाग में बहुत साफ है कि हमें बैलेंस ग्रोथ करना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है कि, और इतना बड़ा विशाल देश है कि यहां की कोई चीज वहां स्केल अप वो हिसाब बैठता ही नहीं। जब मैं यहां किसी को कहता हूं
कि मुझे 2022 के तक 50 मिलियन अफोर्डेबल हाउसेस बनाने हैं, तो उनके दिमाग में बैठता नहीं। उनको लगता है एक पूरा नया देश बनाना पड़ेगा। 50 मिलियन हाउसेस, एक नया देश बनाना पड़ेगा, तो स्केल उनके दिमाग में बैठता ही नहीं है। लेकिन हमें मालूम है कि हमारी इतनी बड़ी आवश्यकता है, और उस अर्थ में हम सोचें तो भारत को विकास के लिए 3 प्रमुख बातों को बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। हम एक तरफ लुढ़क नहीं सकते। 1/3 एग्रीकल्चर सेक्टर, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 1/3 सर्विस सेक्टर, तीनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सिर्फ खेत में कुछ उत्पादन करके अटक नहीं सकते। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम एग्रो प्रोसेसिंग को बल दें। एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजी कैसे लाएं। आज मैं हैनोवर फेयर में एक उन्होंने कंप्यूटर चिप का डेवलपमेंट मैंने देखा। वो चावल को, अच्छे चावल बुरे चावल को अलग करने का काम करता है। अब आने वाले दिनों में यही होने वाला है। अब ये हमें भी हमारे देश के एग्रीकल्चर को इन बातों पर, एक, प्रति हेक्टर हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। प्रति हेक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से प्रयोग काम में आएंगे, परंपरागत चीजें कैसे काम आएगी। लेकिन हमारे किसान को अफोर्डेबल हो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, वो तब होगा जब वैल्यू एडिशन होगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई किसान बेचारा आम बेचता है तो इनकम कम होती है, लेकिन आम में से अगर अचार बना देता है तो अचार के पैसे ज्यादा मिलते हैं। अचार भी अगर बढ़िया सा बोतल में पैक करे तो और ज्यादा पैसे मिलते हैं। और अचार पैक किया हुआ अचार भी कोई नटी लेकर के खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसा मिलता है। एक्ट्रेस, नटी है ना एक्ट्रेस, वो खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसे मिलते हैं कि भाई ये एडवर्टाइजिंग हो रहा है, ये अगर खाती है तो हम भी खाएं। वो खाती है कि नहीं खाती पता नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे एग्रो प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन जितना ज्यादा हम कर सकते हैं। अब उसमें टेक्नोलॉजी लगती है, उसमें नई नई खोज की आवश्यकता होती है। ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको उसको करना पड़ेगा। और आज दुनिया में रेडी टू ईट पैकेजिंग का मामला चल रहा है सब दूर। दुनिया के किसी देश में कहाँ सब्जी पैदा हुई है, कहाँ कटिंग हुआ होगा, कहीं पकी होगी, कहाँ पैक हुई होगी, और पता नहीं दुनिया के किस देश में जाकर के वो खाई जाती होगी। दुनिया काफी बदल चुकी है। हमने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को विश्व की ये जो चीजें हैं इसके साथ जोड़ना है। चाय में हमने वो सफलता पाई। हम जानते हैं कि चाय में हमें जो सफलता मिली उसके 2 मूलभूत बातें रही है कि चाय ने व्यक्ति के जीवन में एक नई पहचान बनाई, सोशल रिलेशन का वो आधार बन गई, सामाजिक संबंधों के लिए वो एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी वाला फोर्स बन गया एक प्रकार से। और दूसरा उसकी सरलता, उसका पैकेजिंग, और कभी किसी ने उससे क्या नुकसान होता है इसकी ज्यादा चर्चा नहीं की, और एक्सेप्ट हो गया दुनिया में। चाय के बागानों में खेती करने वाले लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, लेकिन जो बेचारे मजदूर थे वो वहीं रह गए, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे। उसमें बदलाव आ रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से लेकर के वैल्यू एडिशन के लिए साथ साथ फॉरवर्ड लिंकेज, ग्लोबल मार्केट कैसे मिले। भारत में एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, 6-7 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन 10 लाख टूरिस्ट आते हैं वहां।
बहुत कम लोगों को पता है कि हिंदुस्तान के किस कोने में क्या ताकत पड़ी है। हिमालय की गोद में है, उस तरफ चीन है। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, छोटा सा राज्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और उसने ग्लोबल सारे स्टैंडर्ड पार कर दिए हैं, और आज सिक्किम हिंदुस्तान का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेट बन चुका है। अब उनके लिए उनका जो प्रोडक्ट है उसका ग्लोबल मार्केट के लिए दरवाजे खुल गए हैं। हम कोशिश करना चाहते हैं कि उनको ग्लोबल मार्केट मिले, उनका रुपया डॉलर लेके आना चाहिए, ये ताकत होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में से यही है, जिसमें रुपये में हिंदुस्तान में जो माल जाता है वो दुनिया के बाजार में डॉलर में जाना चाहिए, और उस दिशा में काम करने का हमारी कोशिश है। सिक्किम ही नहीं, पूरे देश में, पूरा नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सारे प्रदेश ऐसे हैं कि जहां पर परंपरागत रूप से केमिकल फर्टिलाइजर की आदत बहुत कम है। हम उसको ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में, ऑर्गेनिक रीजन के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। तो चीजों को उस प्रकार से हम बल देना चाहते हैं जिसके कारण उस क्षेत्र में बढ़ा चले। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर वर्किंग एज ए टीम इंडिया, अ न्यू पार्टनरशिप between the center and the states. We speak of cooperative federalism, but also competitive federalism, where states would excel by competing with each other for investments and jobs.